नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। मैं हूं मनोज कुमार और आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास से सन 1857 की क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसके बारे में हम कहीं ना कहीं बचपन से सुनते आ रहे हैं और जिसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। अपने आप में जो है ये क्रांति एक महान बन गई थी हमारे भारतीयों के लिए। आपको पता है कि इतिहास में बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, वो इतिहास को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं और अपने आप में इतिहास बन जाती हैं। तो उन्हीं में से एक थी सन 1857 की क्रांति। आपके जीवन में भी कोई ना कोई घटना हुई होगी जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया होगा। आपके जीवन में कभी आपके साथ कोई घटना हुई होगी जिससे आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी और बहुत ज़्यादा लेकर कभी किसी घटना को आपके जीवन में कभी दुख हुआ होगा और वो घटना आपको आज तक याद है और कहीं ना कहीं वो घटना आपको लंबे समय तक याद रहेगी। तो इसी तरह इतिहास में भी 1857 जैसी क्रांतियों की महान घटनाएं हुई हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि वो घटनाएं जो हैं सदियों तक याद रखी जाएंगी। उसी में से जो घटना है सन 1857 की क्रांति की घटना। और इस क्रांति से हर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और मैं चाहूँगा हम इस देश का नागरिक होने के नाते भी भारतीय इतिहास को समझें, खासकर जब 1857 की क्रांति की बात होगी। हम यहाँ क्रांति के हर पक्ष पर डिस्कस करेंगे, इसके कारण पर, इसके परिणाम पर, क्यों इस क्रांति का जो है उद्भव हुआ था, क्यों उस क्रांति का दमन किया गया था अंग्रेजों द्वारा, क्या क्या इसके परिणाम रहे थे, किस व्यक्ति ने इस क्रांति को क्या क्या नाम दिया है। जो 1857 की क्रांति है, इस क्रांति को जो भारतीयों ने अंग्रेजों ने अलग अलग नाम दिया है इतिहास में। किसी ने इसको सैनिक विद्रोह कहा है, किसी ने इसको जो है धार्मिक युद्ध कहा है, किसी ने इसको जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। हर बात को हम जानेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपके जो क्वेश्चन आए उसमें आपके क्वेश्चन ना के बराबर छूटे हर एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। हम तो क्या क्या हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एक हम डिस्कस करेंगे इसकी सबसे पहले पृष्ठभूमि, क्योंकि हमें किसी भी जो है कोई भी बात होती है आपके जीवन में कहीं भी या इतिहास में खासकर, तो उसके बारे में ना हमें सबसे पहले कारण जरूरी जानने चाहिए। क्योंकि कोई भी घटना होती है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहते हैं। यदि आप वो कारण समझ लेते हैं तो इतिहास आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, पृष्ठभूमि। ठीक है, पृष्ठभूमि क्या जानेंगे। नंबर 1, इस क्रांति के हम जानेंगे कारण, कि आखिर इस क्रांति के कारण क्या थे कि इस क्रांति को भारत में जो है उद्भव होना पड़ा। तो कोई ना कोई कारण रहते हैं 1857 की क्रांति के बारे में। ठीक है, कारण के बाद क्या रहेंगे कि इस क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ। ठीक है, प्रारंभ कैसे हुआ और इस क्रांति का विस्तार, यानी कि इस क्रांति का जो है भारत में कहाँ तक विस्तार हुआ और कहाँ से किन किन लोगों ने इस क्रांति को जो है आगे बढ़ाया था। और इसके बाद जानेंगे हम इसके परिणाम, इस क्रांति के क्या परिणाम हुए, और फिर परिणाम के बाद जानेंगे इसकी असफलता के कारण। क्योंकि क्रांति जो है ये 1857 की, इसको अंग्रेजों ने जो है दमन करके भारतीयों का इस क्रांति को दबा दिया था। वो सब बातें हम जहाँ जानेंगे, असफलता के कारण। और छठे नंबर पर हम जानेंगे इस क्रांति का महत्व, क्योंकि इस क्रांति के हमें जो है बहुत ही कुछ प्राप्त हुआ था। हमारे भारतीय इतिहास को इससे जो है एक छाप मिली थी। भारतीय इतिहास में जो व्यक्ति थे उस समय, हमारे लोग थे जो इन क्रांति को चला रहे थे आगे, उन्होंने इस क्रांति से बहुत बड़ी शिक्षा ली थी जो हमें 1947 में आज़ादी दिलाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस क्रांति के कारण, और कारणों से पहले मैं आपको एक जो है महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं जहां से एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहली बात है, जब 1857 की क्रांति थी तो उस समय जो है ब्रिटेन में राजा कौन थे। उस समय ब्रिटेन में सम्राट कौन थे, ब्रिटेन के सम्राट कौन थे उस समय थे पारम स्ट्रॉन। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ की महारानी कौन थी, महारानी कौन थी वहाँ की, ब्रिटेन की। क्योंकि जो भारत है ना वो किसका आधिपत्य रहा है, उस भारत पर उस समय किसका शासन चल रहा था, अंग्रेजों का शासन चल रहा था। इसलिए एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो वहाँ की महारानी थी विक्टोरिया वहाँ की रानी थी। ठीक है, और उस समय भारत में जो अंतिम मुगल शासक थे जो भारत में इस क्रांति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, और इस समय भारत के गवर्नर कौन थे, अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर थे उस समय लॉर्ड कैनिंग, जो लॉर्ड डलहौजी के बाद
भारत में नियुक्त किए गए थे। और इस क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इस क्रांति का प्रतीक क्या रहा है, क्योंकि आज भी जो है ना हमारे आपने देखे होंगे चुनावी पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस का झंडा है हाथ वाला, बीजेपी का झंडा है फूल वाला, बीएसपी का झंडा है हाथी, इत्यादि अनेक पार्टियों के आपने कभी ना कभी झंडे देखे होंगे। मेरा किसी भी राजनीति पार्टी से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि हम चीज़ों को आसान बनाकर समझ सके। तो उस समय जो है इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय लोगों ने, उस समय कोई हमारे पास फेसबुक तो नहीं था, व्हाट्सएप नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए जो भारतीय हमारे उस समय लोग थे उन्होंने क्या किया, कमल का फूल और रोटी का सहारा लेकर इस क्रांति का प्रचार प्रसार किया। क्या था? कमल का फूल, कमल का फूल और रोटी। तो ये थी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय जो इस समय 1857 की इस तरह क्रांति में घटी। एग्जाम में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको नोट जरूर से आपकी लीजिएगा या समझ लीजिएगा क्या था। उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सम्राट कौन थे? पारमशान थे। वहाँ की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। बहादुर शाह द्वितीय उस समय भारत में जो है अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है। और गवर्नर कौन थे भारत में? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। और इस क्रांति का प्रतीक क्या रहा है प्रचार प्रसार करने के लिए? तो वो है कमल का फूल और रोटी, ठीक है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम बात करेंगे इस क्रांति के बारे में, जो इस क्रांति के जो है शुरुआत के कारण रहे थे, क्योंकि कोई भी घटना होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसमें घटना में बहुत सारे कारण रहते हैं। तो इस क्रांति में जो है बहुत सारे कारण रहे थे। यहाँ अंग्रेज़ों ने जो है प्लासी का और बक्सर का युद्ध जीतकर जो है 1764 से 65 से बाद 1764 और 65 के बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया था, बंगाल में अपनी जो है पूरी सत्ता स्थापित कर ली थी, ठीक है। हमने पहले के युद्ध के बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली थी। तो जिन्होंने हमारी वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, जरूर से बाद में वो वीडियो जरूर देखेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम में और भारतीय इतिहास को समझने के लिए। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने जब बंगाल में अपनी प्रशासनिक सत्ता स्थापित कर ली थी, राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली थी, तो अंग्रेज चाहते थे कि हम किसी ना किसी तरह करके पूरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित कर ले, ताकि भारतीयों से हम जो है सस्ते दामों पर चीज़ें खरीद कर अपने यूरोप में ले जाएं, क्योंकि अभी तक अंग्रेज़ों का उद्देश्य था व्यापार करना। क्या था? व्यापार करना। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो चुकी थी जिससे अंग्रेज़ों को ये जरूरत पड़ गई कि हम भारत में व्यापार के साथ साथ अब अपना प्रशासन भी स्थापित करेंगे, ताकि भारत से हम और ज़्यादा लाभ कमा सके। तो इसमें कुछ कारण रहे थे। सबसे पहले क्या था हमारा? एक था हमारा राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में क्या था? एक तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों की क्या थी सबसे पहली नीति? साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी नीति का मतलब क्या होता है? अंग्रेज चाहते थे, अच्छा साम्राज्यवादी मैं आपको बता देता हूँ आसान शब्दों में क्या है। जैसे कि मेरा कोई घर है और मेरे साइड में किसी पड़ोसी का जो है प्लाट जो है खाली पड़ा है। अब मेरे अंदर जो है क्या आई? लालच आया। मैंने क्या किया? उसके प्लाट पर धक्के से कब्जा कर लिया। तो इसी तरह अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने क्या, बंगाल में जैसे अपनी व्यापार करने के लिए शुरू से में अंग्रेज भारत में आए थे, तो अंग्रेजों ने बंगाल में छोटा सा अपना व्यापार जमाया, कुछ अपना गुजरात में, इधर करके अंग्रेजों ने जो है भारत के उस समय शासक थे उनसे अनुमति लेकर, हाथ जोड़कर, उनके पाँव में गिड़गिड़ाकर, ये सारी जो है छोटी छोटी व्यवस्थाएं उन्होंने अपने हाथ में लेकर कहीं फिर बाद में उन्हीं का ही उन्होंने राजाओं का विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेजों की थी साम्राज्यवादी नीति। अंग्रेज क्या चाहते थे कि हम पूरे भारत में अपनी सत्ता स्थापित करें, जिससे हम भारत को जो है लूट चुके। तो एक अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति थी। दूसरी क्या थी अंग्रेजों की? इसमें क्या थी? एक अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों के लिए एक थी हड़प नीति। हड़प नीति, हड़प नीति किसने चलाई थी? ये हड़प नीति को लेके आए थे हमारे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति का क्या था? जिसे हम जो है गोद निषेध नीति का भी नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या था हड़प की नीति में? पहले क्या होता था, जो हमारे राजा महाराजा होते थे, यदि उनकी कोई संतान नहीं होती थी तो वो क्या करते थे, किसी दूसरी संतान को गोद लेकर उसे अपने राजा का उत्तराधिकारी जो है अपने राजा का घोषित कर देते थे, ठीक है। तो इसी प्रकार जब अंग्रेज यहाँ पर आए, अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों के धीरे धीरे हाथ में भारतीयों की प्रशासनिक सत्ता जो है अंग्रेजों के हाथ में आ रही थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई, जिसका जो पुत्र है वो गोद लिया हुआ है, वो आगे से जो है उसका जो है अपना वो राजा नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपका जो पुत्र है वो आपकी संतान है, आपसे उपजी है, तो ही वो आपका जो है राजा बन सकता है। लेकिन यदि आप किसी गोद लेकर किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हो, राजा घोषित करते हो, तो वो राजा नहीं होगा। तो इस समय ऐसी सिचुएशन में भारतीयों के दुख, राजा महाराजा थे उनको बड़ा दुख हुआ
कि पहले तो हम सब कुछ ठीक कर रहे थे, लेकिन अचानक अंग्रेज़ों ने ये क्या कर दिया, क्योंकि अंग्रेज़ उस समय महान शक्तिशाली बन गए थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास सेना बहुत थी, उनके पास हथियार थे नए नए, ठीक है। तो भारतीय उसका विरोध करने में कहीं ना कहीं चूक रहे थे। तो जिन जिन अंग्रेज़ों ने जिन जिन क्षेत्रों में अपनी हड़प की नीति को उस समय थोपा, तो वहाँ के लोगों ने जो है अंग्रेज़ों का विरोध किया। चाहे वो हमारी झांसी की रानी हो, आपने सुना होगा, आगे हम बात करेंगे झांसी की रानी के बारे में, चाहे वो नाना साहब हो, बाजीराव द्वितीय के पुत्र, ठीक है। और इसी प्रकार हमारे जो है चाहे नागपुर के जो शासक हो, उनकी बात कही गई हो। तो इसी तरह अंग्रेज़ों ने जो है अपनी हड़प की नीति से माध्यम से भी भारतीयों का शोषण करना शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों की एक हड़प की नीति, एक थी अंग्रेज़ों की जो है हमारी विलय की नीति, सहायक संधि, जिसको कौन लेकर आए थे, हमारे प्रसार किसी ने किया था इसका, वेले जी। जब हमें टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा था, जब 1799 में टीपू सुल्तान को जो है अंग्रेज़ों ने मारा था, तो वहाँ पर वेले जी ने भी क्या किया था, टीपू सुल्तान को कहा था कि हमारे साथ सहायक संधि कर लो। अब सहायक संधि का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सहायक संधि का मतलब सीधा सीधा ये है कि जैसे आपके घर में मेरे 50 रिश्तेदार रहेंगे भाई, लेकिन काम वो मेरे लिए करेंगे। तो वही अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो उस समय भारतीय शासक थे उनको कहा कि देखो भाई, आपके यहाँ जो है हमारी सेना रहेगी, लेकिन उसका खर्च वगैरह सभी आप उठाओगे, लेकिन वो काम किसके लिए करेगी, हमारे लिए। धक्के से थोप रहे थे, बहुत सारे 17 के ऊपर सौंपी उन्होंने, बंगाल में कई क्षेत्रों में सौंपी, और अवध के ऊपर ये कई सारी जगह उन्होंने ये संधियाँ थोपना शुरू कर दी कि अंग्रेज़ों ने धक्कों से उसको कहा कि भाई आप हमारे यहाँ जो आप अपने यहाँ हमारी सेना रखो, जो हमारे इशारों पर काम करेगी। अब जिसकी सेना ही राजा की नहीं रही, सेना ही किसी और की रख ली जिस राजा ने, तो उस राजा का शासन कहाँ चलेगा आगे। अंग्रेज़ों ने ये धक्के से जो है भारतीय शासकों पर ये नीतियाँ थोपनी शुरू कर दी। तो एक थी हमारी साम्राज्यवादी नीति और हड़प की नीति, सहायक संधि की नीति, और भी कुछ कारण हैं राजनीतिक कारण, जैसे कि अंग्रेज़ों की न्यायिक व्यवस्था। अंग्रेज़ों ने क्या किया, अच्छा अंग्रेज यहाँ पहले हमारे यहाँ पर पहले भी न्याय व्यवस्था होती थी, कैसे पंचायतें होती थी, जैसे गांव वगैरह में आज भी होती हैं, तो वो अपना न्याय कर देते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने न्याय व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। ये क्या करते थे, जो ब्रिटिश लोग थे उनके साथ तो ये क्या करते, छोटे मोटे उसको बोल दिया कि चलो ये है सजा सुजा, क्या देनी थी अपने लोगों को, उनको दफ़ा दफ़ा कर देते उनके जो कोई भी मामला आता था। लेकिन भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा उनके साथ उनको मारा पीटा जाता था, उनका दमन किया जाता था, उनका शोषण किया जाता था। तो इस प्रकार हमारे जो है कुछ राजनीतिक कारण रहे हैं, इनको आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी बातें। तो अब हम बात करेंगे राजनीतिक कारण के बाद हम बात करेंगे आर्थिक कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो है अपनी भूमिका निभाते हैं, आर्थिक कारण। ठीक है, इसमें क्या किया अंग्रेज़ों ने क्या, किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा किया। मैं कहता हूँ इतना ज़्यादा शोषण किया कि किसानों की जो है रीढ़ की हड्डी टूट गई थी उस समय। ये कहने जाए तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। किसानों के शोषण में अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने बहुत सारी नीतियाँ अपनाई। एक अंग्रेज़ों ने नीति अपनाई थी हमारी कौन सी, जो है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या था, स्थायी बंदोबस्त में ये था, थोड़े से मैं आपको बता देता हूँ। जब हम अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ पढ़ेंगे फिर वहाँ हम पूरा डिस्कस करेंगे इन सभी बातों को। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि अंग्रेज़ों ने कहा भारतीय किसानों को, देखो भाई भारतीय जमींदार थे, उनको बोल दिया कि आपने किसानों से कर लेना है, और हमें जो है ना आप सिर्फ हमें जो है आप 100 रुपये दो। स्थायी बंदोबस्त में क्या था, स्थायी बंदोबस्त यानी कि कर को स्थायी कर देना। इन्होंने अंग्रेज़ों ने कहा कि आप हमें 100 रुपये दो, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, 100 रुपये का दो। और उस समय क्या करते, तो जमींदार थे, जमींदार किसानों से जो है कर इकट्ठा करते थे। अब जैसे अंग्रेज़ों ने तो अपने से 100 रुपये मांगे, तो जमींदार क्या करता था, अपने प्रॉफिट के लिए किसानों से जो है दुगुना वसूल करता था। वो कहता है कि 100 रुपये मेरे होंगे, 200 रुपये किसानों से वसूलता था। अब उतनी किसानों की जो है इनकम नहीं होती थी, क्योंकि बहुत बार किसानों के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब समय भी आता था, फसल के समय सूखा पड़ जाता था, बाढ़ आ जाती थी, कई बार अनाज नहीं उग पाता था। तो अंग्रेज़ों को तो भाई कर चाहिए ही चाहिए था। तो क्या करता था, किसान को अपनी भूमि बेचनी पड़ती थी, किसी दूसरे व्यक्ति को जमींदार के पास गिरवी रखनी पड़ती थी बेचारा, और क्या करता। तो बहुत ज़्यादा शोषण यहाँ पर किसानों का अंग्रेज़ों द्वारा किया गया। इसी प्रकार अंग्रेज़ों की अन्य नीति, जैसे हमारी जो है एक महालवारी प्रथा, ये प्रथाएं होती थी अंग्रेज़ों की। जैसे आज हमारे कानूनों के माध्यम से जो है ये सारे सिस्टम है, जिसमें शोषण तो नहीं होता खैर किसी का भी, ठीक है ना, पर क्या है ये अंग्रेज़ों की स्थायी बंदोबस्त थी, महालवारी प्रथा थी। इसी प्रकार अंग्रेज़ों की एक नीति थी स्थायी बंदोबस्त, महालवारी, रैयतवारी। इनमें कुछ नहीं था वैसे, नीतियाँ मैंने आपको वैसे ही बता दी है। इस नीतियों में क्या था, बस एक तो जो है कर किसानों के ऊपर क्या था, बढ़ रहा था,
बढ़ रहा था। ठीक है, इन नीतियों में सिर्फ एक ही बात है, मैं अगर आपको बताऊं संक्षेप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब हम अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ पढ़ेंगे ना दोस्तों, तब हम यहाँ इनको पूरी डिटेल में समझेंगे। तो ये कुछ नीतियाँ थी अंग्रेज़ों की जो आर्थिक कारण रहे हैं, जिसमें इनके माध्यम से क्या था, अंग्रेज़ों ने नीतियाँ समय समय पर लागू की और किसानों के ऊपर कर की इतनी बौछार कर दी, इतनी बौछार कर दी कि किसानों को जो है अपनी जो है ज़मीन बेचनी पड़ी और किसानों को जो है वहाँ से अपने क्षेत्रों से पलायन करना पड़ा, यानी कि अपने रोज़गार की तलाश में कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा। तो ये थी कुछ अंग्रेज़ों की किसानों को शोषण करने वाली नीतियाँ। ठीक है, और इसी प्रकार अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक तो जो है कुटीर उद्योग समाप्त की। वो कैसे समाप्त की, अंग्रेज़ों ने यहाँ की जो है ना जो है आयात और निर्यात नीति में परिवर्तन कर दिया। नीति में परिवर्तन कैसे कर दिया, आयात निर्यात नीति में परिवर्तन। पहले क्या था दोस्तों, पहले हमारे भारत से लगभग 70% जो है ना फॉरेन की जो कंट्रियाँ होती है, जैसे यूरोप हो गया, इटली होगी, तुर्की हो गया, ये जो मतलब कुछ अरब इलाकों में भी और दूसरे देशों में भी हमारे यहाँ से क्या होता था, कच्चा माल निर्यात होता था। और कुछ हाथ के बने हुए वस्त्र वगैरह, जैसे हमारी माताएं बहनें घर में आज भी जो है ना हाथों से कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, कुछ मिट्टी से, कुछ उनके धागों से, तो वो कहीं ना कहीं प्रथा आज भी हमारे अंदर जो है प्रचलित है। अगर उस समय हमारे भारत का जो उस समय माल होता था, जो उस समय हमारे भारत के कच्चे माल होता था, बनाई हुई वस्तुएं होती थी, तो उनकी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी फॉरेन कंट्री में। तो इससे भारतीय लोगों को रोज़गार भी मिलता था और उनको कुछ पैसा वगैरह भी अच्छे से मिल पाता था। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने यहाँ से कच्चा माल तो ले जाते थे, कितने सस्ते दामों पर, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास अब यहाँ की सत्ता आना शुरू हो गई थी। उनका शोषण करके, उनको मार पीट कर ज़बरदस्ती बहुत कम पैसे में उनसे वो माल ले जाते थे, कहाँ पर, ब्रिटेन में। और वहाँ पर उस माल से जो है मशीनी वस्तुओं द्वारा उन चीज़ों को बनाकर भारत में ले आते थे, जिससे भारत की जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं थोड़ी महंगी होती थी, उसका रेट बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं होता था, लेकिन थोड़ा ब्रिटेन की वस्तुओं से थोड़ा हाई होता था। और जो मशीनी वस्तुएं थी उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी, तो उन वस्तुओं का भारत में थोड़ा रेट जो है कम होता था। लेकिन इससे क्या हुआ, भारतीय के जो कुटीर उद्योग थे उनको जो है अंग्रेज़ों ने समाप्त कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें, हमारी जो खासकर महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो गई। तो कहीं ना कहीं उनकी जो है मन में आक्रोश था अंग्रेज़ों के प्रति, क्योंकि अंग्रेज़ उनका जो है यहाँ पर लगातार क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे अंग्रेज उनका। ठीक है, तो इसी प्रकार किसानों का शोषण किया, कुटीर उद्योग समाप्त हो गए, आयात निर्यात जो है नीति में परिवर्तन हो गया। तो इसी प्रकार अंग्रेज जो है लगातार भारतीयों का शोषण कर रहे थे। तो ये थी 1857 की क्रांति में कुछ आर्थिक नीतियां, जिसके जो है इन वर्गों ने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो इसी प्रकार जो है आर्थिक कारण हमने बात कर ली, राजनीतिक कारण हमने बात कर ली। तो अब हम बात करेंगे इसके जो है धार्मिक और जो है सामाजिक कारण। देखिए दोस्तों, चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और इसलिए हम रटने वाला काम नहीं करेंगे, वीडियो हमारी लंबी होगी। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को आप ज़रूर से अंत तक देखें, ताकि आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और इतिहास आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बन जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ धार्मिक नीतियाँ, सामाजिक नीतियाँ। सबसे पहले क्या किया, अंग्रेज जब भारत में आए ना, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने सुधार करना शुरू कर दिया। क्या किया अंग्रेज़ों ने, क्या किया, 1829 में अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पर सती प्रथा का अंत किया। सती प्रथा का अंत ये हमारे राजा राम मोहन राय की तरफ से किया गया था, वैसे विलियम बेंटिक के मिलकर। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किया 1829 में। तो जब सती प्रथा का अंत किया तो हमारे भारत के बहुत सारे वर्ग थे जो उनको वो मानते थे कि कहीं ना कहीं सती प्रथा जो है हमारे धर्म का हिस्सा है। हाँ, ये बात सच है दोस्तों। पहले कुछ लोग ऐसे थे, सती प्रथा क्या आती थी, सती प्रथा ये थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था ना, तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको भी जिंदा आग में जला दिया जाता था। ऐसी कुप्रथाओं का जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर देखा, तो कुछ भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इन प्रथाओं को अंत किया। तो भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया। वो कहने लगा कि अंग्रेज़ तो हमारे धार्मिक काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो सती प्रथा का अंत किया। कुछ सुधारात्मक कार्य थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे धर्म का हिस्सा है, क्योंकि अंग्रेज़ों की ये बात भी कुछ लोगों को पच नहीं रही थी, सुधारात्मक कार्य वाली। तो क्या किया, एक आया अंग्रेज़ों ने 1813
1813 में क्या किया था, यहाँ पर 1813 के एक्ट के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर जो है ईसाई जो मिशनरी थे उस समय, जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, उनको भारत में आने की आज्ञा दे दी यूरोप से। तो जब 1813 में ईसाई मिशनरी भारत में आने लगे तो वो ज़बरदस्ती, किताबों में लिखा है ऐसा कि वो ज़बरदस्ती भारतीयों का जो है धर्म परिवर्तन कराने लगे। तो इससे भी अंग्रेज़ों के प्रति जो हमारे धार्मिक लोग थे उनको जो है, उनके प्रति जो है 1857 की क्रांति में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ तो हमारे धर्म का यहाँ पर व्यापार तो कम करने आए, लेकिन हमारे धर्म के साथ यहाँ पर खिलवाड़ करने ज़्यादा हैं। आज भी हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ बोल देता है ना, जैसे किसी मेरे धर्म के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया, धर्म को लेकर तो हम पहले ही उग्र रहते हैं कि धर्म के बारे में ना कोई कुछ बोले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखा मर जाऊं। तो इसी प्रकार जो है जब अंग्रेज़ों ने 1813 के एक्ट के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा कि अब जो है तुम भी ईसाई मिशनरी भारत में आ सकते हो, ताकि जो है लोग ईसाई बनेंगे और ईसाई बनकर उनके प्रति जो है, अंग्रेज़ों के प्रति उनके मन में जो है अपने लगाव पैदा होगा। वो अंग्रेज़ जो है अंग्रेज़ों के लिए भारतीय काम करेंगे जब वो ईसाई बन जाएंगे, क्योंकि ईसाई धर्म था ना उस समय, उसमें अंग्रेज़ों की जो है बढ़ा चढ़ाकर बातें भारतीय लोगों को सिखाई जाती थी। ठीक है, तो ईसाई मिशनरियों का भारत में प्रवेश धार्मिक कारणों में क्या रहे हैं। तो दूसरी बात जो है वो हमारी है सती प्रथा का। और 1855 में क्या हुआ, 1855 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट। विधवा पुनर्विवाह एक्ट, जैसे कि 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। सती प्रथा के अंत में क्या था कि जो पहले अंग्रेज जो व्यक्ति मर जाता था भारत में, उसकी जो पत्नी होती थी उसको साथ जिंदा जलाया जाता था। तब 1829 में उस पर रोक लगा दी गई। अब उसकी पत्नी क्या थी, उसकी पत्नी को अंग्रेजों ने कहा, 1856 में एक एक्ट बनाया कि आप जो है दूसरा विवाह भी कर सकते हो। तो विधवा पुनर्विवाह ये एक्ट जो है 1856 में पास किया गया अंग्रेजों द्वारा। ईश्वर चंद विद्यासागर के माध्यम से, उसकी सहायता के माध्यम से उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। एक व्यक्ति थे ईश्वर चंद विद्यासागर, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए अंग्रेजों के सामने दरखास्त रखी, आवाज़ उठाई, और अंग्रेजों ने एक कानून बनाकर इस प्रथा का जो है अंत कर दिया, विधवा पुनर्विवाह का। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध वही वर्ग जो सती प्रथा के अंत का विरोध कर रहा था, तो वही अंग्रेजों के प्रति उग्र हो गया 1856 तक आते आते कि अंग्रेज हमारी जो है धार्मिक भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ धार्मिक कारण। इसमें जो है और भी कुछ कारण रहे हैं, जैसे कि हमारे जो है 1850 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था हमारा अपना ये लेक्स लाकी। इसमें क्या था, लेक्स लाकी में क्या था कि जैसे पहले क्या होता था कि जैसे मैं हिंदू हूँ, अगर मैं मुस्लिम बनूंगा ना तो मुझे जो है अपने परिवार की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। अगर मैं मुस्लिम हूँ, अगर मैं इस अपना ये बनूंगा, अपना क्या कहते हैं उसे, अपना हिंदू बनूंगा तो मुझे अपनी परिवार की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा, अपने माँ बाप की संपत्ति से। और यदि मैं ईसाई बनूंगा तो भी मुझे अपने जो है माँ बाप की संपत्ति से हाथ धोना पड़ेगा। तब अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, ऐसे तो ईसाई धर्म कोई नहीं अपनाएगा, क्योंकि ईसाई धर्म से माध्यम से अंग्रेज चाहते थे कि वो हमारे लिए अच्छे से काम करेंगे, हमारे प्रति जो है उनके वफादारी रहेगी। क्योंकि ईसाई मिश्रण में अंग्रेज़ों को जो है इतिहास को बढ़ा चढ़ाकर सिखाया जाता था भारतीयों को। तो 1850 में अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसका नाम है लेक्स लाकी कानून। उसमें क्या था कि यदि कोई भारतीय ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसका पूरा अधिकार रहेगा अपने पिता की संपत्ति पर। तो इससे भी जो है अब भारतीय जो है पूरे उग्र हो गए थे अंग्रेज़ों के प्रति जो है लड़ाई करने के लिए। जब 1857 की क्रांति आएगी ना ये, तो यहाँ ये सारे व्यक्ति जो है पूरे मतलब अंग्रेज़ों का पूरा जोर तरीके से विरोध करेंगे। तो ये थे कुछ धार्मिक कारण। अब हम बात करेंगे कुछ सैनिक कारण। सैनिक कारण जब जो है, जो कुछ तत्कालिक कारण भी बनेंगे हमारे बाद में। सैनिक कारण, सैनिक कारणों में क्या रहा, सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया, जो हमारे उच्च पद थे, उच्च पद, उस पर कौन थे, अंग्रेज। उस पर कौन काम करते थे, अंग्रेज। जैसे कि हमारे उस समय जो बड़े बड़े उच्च पद होते थे, जैसे कि 4-5 लोगों के ऊपर जो है एक ब्रिटिश अधिकारी होता था, वो क्या करता था, अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा शोषण करता था।
क्योंकि उस समय कोई ज़्यादा कानून जो होते थे वो अंग्रेजों के पक्ष में होते थे, भारतीयों के पक्ष में तो कोई अंग्रेज कानून बनाने वाले नहीं थे। तो इन जो है उच्च पदों वाले व्यक्तियों ने, अंग्रेजों ने जो है भारत में जो सैनिक थे उनके साथ बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया। और एक आया था हमारा जो है 1854 के करीब एक एक्ट आया था, उसे आया था भारत डाक अधिनियम। इसके माध्यम से क्या किया अंग्रेजों ने, भारत डाक अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया कि जो हमारे पहले भारतीय थे, जो किसानों के बेटे थे, मजदूरों के बेटे थे, वही तो हमारे सेना में काम कर रहे थे। और जब हमने अभी बात किया ना जिसके बारे में कि अंग्रेजों ने क्या किया, नीतियाँ बनाकर किसानों का शोषण करना शुरू कर दिया, तो उनको भी जब इन बातों का पता लगा कि भाई हमारे माँ बाप की तो ज़मीनें छिल ली किसानों ने, तो वो क्या करेंगे, बाद में जब 1857 की क्रांति के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ने वाले आगे कि कब क्रांति की शुरुआत होगी, तो वहाँ पर वो उग्र होकर, गुस्सा होकर जो है अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तब अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत डाक अधिनियम लेके आई। उससे पहले क्या था कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेजों के यहाँ जो हमारे भारतीय काम करते थे कि वो चिट्ठी लिखकर अपने घर भेजते थे। उस समय टेलीफोन वगैरह तो नहीं होते थे, फेसबुक वगैरह, व्हाट्सअप वगैरह, तो वो चिट्ठी लिखकर घर भेजते थे, घर को वाले उनको पढ़ते थे, बातचीत चलती रहती थी। तो अंग्रेजों ने जब ये, अंग्रेजों को थोड़ा थोड़ा महसूस होना शुरू हुआ कि अब भारत में जो है हमारे प्रति थोड़ा थोड़ा उग्र हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है अगर इन लोगों को पता चल गया जो हमारे लिए काम कर रहे हैं सेना में कि हमने इनके माँ बाप के साथ ऐसा ऐसा कर लिया, तो वो हमारा विरोध करना शुरू कर देंगे। तो भारत डाक अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, जब अगर कोई चिट्ठी लिख के भेजेगा अपने घर तो भी उसके पैसे लगेंगे, कुछ पैसे कटेंगे, लेकिन पहले वो फ्री में हुआ करता था। तो भारतीयों के जो हमारे जो सैलरी एक तो बहुत कम थी, हाँ यहाँ पर वेतन में भी भेदभाव होता था। वेतन में क्या था कि अंग्रेजों को जो है अच्छा वेतन दिया जाता था, भारतीयों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। तो जब उसको बातचीत करने के लिए घर में भी पैसे, इस पर भारत डाक भेजने के लिए भी उसको पैसे देने पड़ेंगे अंग्रेजों को, तो उसके पास क्या बचेगा सैलरी में। तो इसलिए कुछ जो है सैनिकों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। हमारे धीरे धीरे ये बातें यहाँ पर विरोध में चल रही हैं, लेकिन 1857 की क्रांति में एक चिंगारी बनेगी और ये आग की तरह एकदम से अंग्रेजों के विरुद्ध काम करेंगी। ठीक है, तो 1854 में भारत डाक अधिनियम आया था जिसमें सैनिकों ने उसका जो है बहुत विरोध किया। अरे क्या किया इन्होंने क्या किया, सैनिकों की धार्मिक भावना, सैनिकों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ा। इसमें क्या था, सैनिकों की धार्मिक भावना से खिलवाड़ में क्या था, इसमें क्या था कि अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया और अंग्रेजों ने कहा कि आपको समुद्र पार जाकर भी हमारे लिए काम करना पड़ेगा। सैनिकों को ये बात बोली अंग्रेजों ने, उसे कानून के माध्यम से, जो नहीं जाएगा उसका दमन किया जाए, उसको मारा जाएगा। अब उसमें दिक्कत क्या थी, उस समय जो भारतीय थे, हमारे भारतीय सैनिक थे, उनका मानना ये था कि यदि हम समुद्र पार जो है जाएंगे तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा कि वो शायद वो अपने जल को अपना देवता मानता होंगे और उससे पार जाना वो शायद अच्छा नहीं समझते होंगे। तो भारतीय जो हमारे सैनिक थे उनके अंदर ये भावना थी कि यदि हम समुद्र पार जाएंगे तो हमारा धर्म जो है भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक कानून बनाया जिसकी धार्मिक भावना जो हमारे भारतीय सैनिकों की, उसको जो है बड़ा दुख पहुँचा। वो कहते थे अंग्रेज की यदि आपको हमारे यहाँ काम करना है, काम करना पड़ेगा वैसे ज़बरदस्ती, और दूसरी बात आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है सैनिक बड़े दुखी हुए। वो उनको बस एक चाहिए थी थोड़ी सी चिंगारी जो आगे इन सभी सैनिकों को मिलने वाली है। तो ये थे कुछ हमारे सैनिक कारण जिससे जो है सैनिक वर्ग भी अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। तो सैनिक कारणों के बारे में हमने बात कर ली है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण जो बहुत ज़्यादा जो है क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तत्कालिक कारण जब कहते हैं ना कि जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है, पहले पानी आया है, जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है ना, तब तो व्यक्ति को पता है या मैं मरूंगा या मार दूंगा। तो वही काम यहाँ पर अंग्रेज करने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, 1856 में अंग्रेजों ने क्या किया, 1856 में एक तो क्या थी हमारी पहले ब्राउन बेस राइफल होती थी दोस्तों, राइफल बंदूक। कभी नेट पे सर्च भी कीजिएगा गूगल पे आप ब्राउन ब्रेस और एनफील्ड राइफल के बारे में। तो क्या था 1856 में पहले क्या होती थी, उसे ब्राउन ब्रेस राइफल होती थी। तो उसकी जगह अंग्रेजों ने क्या किया, एनफील्ड राइफल। कौन सी, एनफील्ड राइफल का अंग्रेजों ने जो है प्रयोग करना शुरू किया। और इसके प्रयोग में सबसे जो है महत्वपूर्ण बात क्या थी, इसके प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, गाय व सूअर से बने
कारतूस। गाय व सूअर से बने कारतूस का जो है इस एनफील्ड राइफल में जो है प्रयोग किया जाता था। और इससे क्या होता था, इससे जो है हमारे भारत के जो लोग थे उनकी जो है धार्मिक भावनाओं को यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख पहुँचेगा। तो क्या थी 1856 में क्या हुआ, तत्कालीन घटनाओं में क्या हुआ? तत्कालीन घटना में हुआ कि 1856 में ब्राउन बेस की जगह एनफील्ड राइफल जो है अंग्रेजों की तरफ से, और उसमें क्या था, गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग होता था। अब इसका क्या कारण है? क्योंकि गाय जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुओं की जो है उससे आस्था जुड़ी है, और जो कहीं सूअर था उसमें कहीं मुस्लिम की आस्था जुड़ी है। क्योंकि उस समय भारत, अच्छा उस समय जो क्या था, हमारा पूरा बांग्लादेश था, हमारा जो आज का बांग्लादेश है, अफगानिस्तान का थोड़ा सा इलाका है, पाकिस्तान है जो हमारा, वो क्या था उस समय पूरा भारत में था। तो उस समय बहुत सारे मुस्लिम लोग भी भारत में थे। उस समय अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है 1857 की क्रांति में काम करेंगे। और उस समय जो हमारे हिंदू लोग भी थे उस समय भारत में बड़े स्तर पर थे। तो दोनों ने जो है इस ब्राउन बेस की जो बंदूक आई थी उसमें जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी से बने जो कारतूस का प्रयोग किया जाता है, दोनों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये जो है तत्कालीन कारण रहे हैं इस क्रांति के बारे में। अब बात करेंगे हम इस क्रांति की आखिरकार शुरुआत कैसे होती है। तो उस क्रांति की शुरुआत के बारे में बात करेंगे, जहाँ से एग्ज़ाम में, अच्छा यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी बंदूक से पहले जो है जो है क्रांति की शुरुआत हो जाती है। तो वह है हमारे इनफील्ड राइफल की। उसमें कौन सी चर्बी का प्रयोग किया जाता है कारतूस में? तो गाय और सूअर की चर्बी का। तो कब आई थी? 1856 में। इससे पहले कौन सी बंदूक का इस्तेमाल किया जाता था? वो हमारी ब्राउन बेस की जगह। तत्कालीन कारण भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो तत्कालीन कारणों में भी आप एग्जाम में यही सब बातें बताएंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं आपके लिए बीच बीच में बनाता रहूँगा, जैसे कि हम पहले भी बनाते रहे हैं। ठीक है, इसकी क्वेश्चन आंसर जो उससे बनेंगे आप टेंशन मत लीजिए। पर फिर भी आप बुक वगैरह में इस मेरी वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे तो आपके लिए इतिहास का ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान बनने वाला है। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पर हम बात करेंगे अब इस क्रांति की आखिर शुरुआत इस क्रांति की शुरुआत क्या हुई। तो क्रांति की शुरुआत होती है हमारी, सबसे पहले एक पड़ती है हमारी दमदमा जगह पड़ती है हमारी कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल जो उस समय हमारा बांग्लादेश था, बिहार था, उड़ीसा था। तो उस समय वो है जा ये सारा हमारा पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश का हिस्सा हुआ करता था। तो दमदमा जगह पड़ती है हमारी पश्चिम बंगाल की तरफ। वहाँ से जो है क्या हुआ, जनवरी 1857 को जनवरी को दमदमा में ये बात पता चली कि गाय और सूअर की चर्बी से बने जो है कारतूसों का इस्तेमाल होना जो है आगे होने वाला है। तो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बात जो है वहाँ के सैनिकों में फैलने लगी। कहाँ पर? दमदमा में, जो हमारा कहाँ पड़ता था? पश्चिम बंगाल में। और फरवरी में ये बात जो है, फरवरी में ये बात बहरामपुर, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है? ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो फरवरी में ये बात धीरे धीरे वहीं पर जो है हमारी, जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा नक्शा बना लेता हूँ एक तरफ भारत का। ठीक है, ये हमारा बांग्लादेश था उस समय, तो ये हमारा यहाँ का बंगाल है जगह। तो ये कहीं ना कहीं पहले हमारा यहाँ पर अपना दमदमा पड़ता है, फिर हमारा बहरामपुर पड़ता है। तो यहाँ पर बहरामपुर ये जो है बात पहुँची कि जो है गाय और सूअर की चर्बी से बने जो कारतूस हैं उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं अंग्रेज़ हमारे यहाँ पर करने वाले हैं या कर रहे हैं। उनको भी उस समय जो है थोड़ी सी बात का जो है ना, जैसे गाँव में कोई बात उड़ जाती है, थोड़ी सी गाँव की जो महिलाएँ होती हैं वो कोई बात उनको मिल जाए, ऐसा कहते हैं गाँव में कि वो आगे से आगे उनको पहुँचा देती हैं पूरे। अगर आपको कोई भी मतलब बात का विस्तार करना हो तो महिला को बता दो, भी महिला तो आगे बताती रहेंगी। तो यही बात जो है कहीं ना कहीं जो है पहले दमदमा पहुंची यही बात, फिर जो हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, फिर बहरामपुर पहुंची, फिर सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होती है ये मार्च में कहाँ पहुंच जाती है? ये बैरकपुर। ये भी हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो बैरकपुर में ये बात पहुंच जाती है अपना ये 29 मार्च को। 29 मार्च को क्या होते हैं हमारे? मंगल पांडे का नाम आपने सुना ही होगा, जो इस क्रांति के जो है प्रमुख जो है किरदार रहे हैं इस क्रांति के। ठीक है, तो इस क्रांति में क्या होता है, सबसे पहली घटना कहाँ पहुँचती है हमारी? दमदमा पश्चिम बंगाल में। अगर
ये क्रांति जो ये क्वेश्चन है एग्जाम में कैसे बने कि दमदमा कहाँ पड़ता है, तो ये किससे संबंधित है? 1857 की क्रांति में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बहरमपुर में जो है खबर कर पहुंची, फरवरी में पहुंची, ये कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। मार्च में घटना कहाँ पहुंची? बैरकपुर में। बैरकपुर में जो है ये कारतूसों की से बनी जो कारतूस था गाय और सूअर की चर्बी से बनेगा की घटना जो है बैरकपुर में कब पहुंची? तो वो पहुंची मार्च में पहुंची। और मार्च में क्या हुआ? मंगल पांडे ने जो है क्या किया, अपने सर एक तो इनमें दो प्रमुख अधिकारी थे, जिसका एक प्रमुख अधिकारी कौन थे? सर राजेंट की इस जो है मंगल पांडे ने अपनी गोली चलाकर उसकी हत्या कर दी। मंगल पांडे पंडित थे, और पंडित को जब ये पता लगा कि गाय से बनी जो है चर्बी का हमें कारतूसों के जो है इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं कारतूस ये, तो ये हमारी धार्मिक भावनाओं के विरुद्ध है, क्योंकि गाय को कहीं ना कहीं जो है हिंदू लोग उस समय माता मानते थे और आज भी मानते हैं। ठीक है, तो सर राजेंट ने की उन्होंने हत्या कर दी। और जब अंग्रेज़ों ने को लगा, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास उस समय बहुत ज़्यादा जो है पावर थी दोस्तों, अंग्रेज़ों ने क्या किया, मंगल पांडे को पकड़कर 29 मार्च में जहां वो क्या करते हैं, सर राजेंट की हत्या कर देते हैं, अपने कुछ अंग्रेजी सैनिकों के अधिकारियों की हत्या कर देते हैं बैरकपुर में। तो वो इनको जो है 8 अप्रैल को मंगल पांडे को क्या दी जाती है? फांसी। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को यहाँ पर अंग्रेज जो है इनको फांसी दे देते हैं। किनको? मंगल पांडे को। तो मंगल पांडे जी का यहाँ पर जो है कहानी ख़त्म हो जाती है। मंगल पांडे जी कौन थे? ब्रिटिश सेना में काम करने वाले व्यक्ति थे, तो बैरकपुर से आते थे। 29 मार्च को इन्होंने सर राजेंट की हत्या करी और 8 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होता था, इस क्रांति का जो है प्रारंभ माना जाता है। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए ना कि इस क्रांति का आरंभ कहाँ से हुआ, तो वो हुआ हमारा दोस्तों 10 मई। 10 मई को क्या होता है? 10 मई को हमारे इस क्रांति की जो घटना है वो कहाँ पहुँच जाती है? हमारे जो है मेरठ में। मेरठ का बारे में आप सभी को पता होगा। तो 10 मई को यह घटना जो है, यह बात मेरठ में पहुंच जाती है। वहाँ के सैनिकों को पता लग जाती है कि हमारे एक बैरकपुर में हमारे एक साथी को अंग्रेज़ों ने मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि उसने क्या किया, उसने जो है उस बंदूक का, उस कारतूस का विरोध किया जिसमें गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस का प्रयोग किया जाता था। तो जब सैनिकों को ये बात पता चल जाती है, और सैनिक उस समय बहुत ज़्यादा दुखी थे, क्योंकि सेना में काम कौन कर रहा था? किसान के बेटे थे, मजदूर के बेटे थे, अपनी हमारी माताओं के बेटे थे, जिनके घर वालों के साथ अंग्रेज समय समय पर शोषण कर रहे थे। हमने जब जो है कृषि के बारे में बात कर रही थी, आर्थिक नीतियों के बारे में, कि किसानों को शोषण हो रहा था, तो किसान कौन थे? किसानों के बेटे ही तो ना, जो अंग्रेज़ों के यहाँ पर काम कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, ये सब जो है चिंगारी मिल जाती है यहाँ पर किनको? हमारे भारतीय सैनिकों को। तो वो अंग्रेज़ों का यहाँ पर विरोध करेंगे। तो 10 मई को घटना होती है मेरठ में। क्या होता है मेरठ में? जो है हमारी जो सेना होती है ना, सेना ये क्या करती है? मेरठ में क्रांति कर देती है। क्या कर देती है? जो मेरठ के अंग्रेज़ों के उच्च अधिकारी होते हैं उन पर जो है बंदूकें चला देती है। और जो हमारे जेलों में जो उस समय हमारे भारतीय बंद होते हैं उनको जेलों को तोड़ देती है। जेलों से जो है भारतीय सैनिकों को, और इसके साथ साथ जो ज़बरदस्ती जो किसान जेलों में बंद थे, जो कर नहीं दे पा रहे थे, खासकर किसानों का, वो बंद थे, जिनके साथ अत्याचार हो रहा था, तो वो सेना जो है सारी यहाँ पर अंग्रेज़ों को भारतीयों को जेलों को तोड़ देती है, ठा कर दिया। जैसे बंदूकों हमने देखा ही होगा ना, फिल्मों वगैरह में भी कई जो है हमारी जो है हिंदुस्तान की स्वतंत्रता पर कई फिल्में बनी हैं, जैसे कई फौजी उसमें हैं अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं, हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई लग रही है। तो उस तरह के कहीं ना कहीं उसमें जो है विरोध चल रहा था मेरठ में। हमारे भारतीय सैनिक पूरी तरह, उनके पास थोड़े बहुत हथियार भी थे, तो उन्होंने बहुत सारे जो है अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। भारतीय से जो लोग थे उनको जेलों में से उन्होंने छुड़ा लिया, ताकि जो है वो सारे जो है उनको क्रांति में वो जो है सारे लोग उनका जो है साथ दे सकें। तो मेरठ में ये घटना जब पहुंचती है, बड़े स्तर पर भारतीय जो है इनका विरोध करते हैं अंग्रेज़ों का, और बहुत सारे सैनिकों को, उसमें अंग्रेजी सैनिकों को ढेर कर दिया जाता है, और बहुत सारे अफसरों को। तो जो क्या होता है, तो ये सभी व्यक्ति 10 मई और 11 मई को ये व्यक्ति कहाँ पहुँच जाते हैं? दिल्ली। मेरठ से दिल्ली पहुंच जाते हैं, क्योंकि दिल्ली उस समय क्या था, दिल्ली उस समय ये था कि जैसे आज भी है ना, कि जिसने दिल्ली पर राज कर लिया तो भाई उसने तो पूरे भारत पर राज कर लिया। जैसे आज का तो यूपी का नाम बोले जाते हैं, क्योंकि यूपी में हमारी MP की 80 सीटें हैं। तो उस समय क्या था कि दिल्ली जो है ना,
दिल्ली हमने पाना है, क्योंकि उस समय अंग्रेज जब हमारे यहाँ पर मुग़ल थे तो उस समय भी जो है दिल्ली बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है सत्ता का। तो जब यहाँ पर जो हमारे दिल्ली पहुँचते हैं सभी सैनिक इकट्ठा होकर, तो दिल्ली में जो है हमारे क्या करते हैं, दिल्ली में है एक थे हमारे बहादुर शाह द्वितीय। जब मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बहादुर शाह उस समय क्या होते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा सताए गए एक अंतिम मुग़ल शासक थे। तो इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कई बार कि अंतिम मुग़ल शासक कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय। और अंग्रेज़ों के विरोध में हमारे भारतीय सैनिकों ने जो है बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली में जो है अपना नेता घोषित कर लिया, अपना जो है इन्होंने जो है प्रधानमंत्री घोषित कर लिया। मैं कहूँगा आज के विषय में, जैसे हमारे जो आज की राजनीतिक पार्टी है उनका प्रधानमंत्री होता है, जैसे आज हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पहले कभी मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, जो पूरे जो है पार्टी का जो है नेता होता है। तो उस समय पूरे भारत में अपना नेता घोषित कर दिया कि इनको बहादुर शाह द्वितीय को। तो क्योंकि उस समय जो हमारे भारतीय सैनिक थे उनको लगा कि जो हमारे मुग़ल हैं हम उनको दोबारा सत्ता दिलवाएंगे भारत में। तो बहादुर शाह द्वितीय को जब जो है यहाँ पर नेता घोषित कर दिया जाता है कि किसके द्वारा, हमारे भारतीय सैनिकों द्वारा 11 मई को दिल्ली में। तो 12 मई को क्या करते हैं ये, तो क्योंकि उस समय भारतीयों में ना इतनी विरोध, इतनी मतलब जोश भरा हुआ था, क्योंकि पानी सिर से ऊपर जा सका था, क्योंकि अंग्रेज बार भारतीयों का विरोध कर रहे थे, नीति अपनाकर पता नहीं क्या क्या कर। तो कहीं ना कहीं अब जो भारतीय सैनिक थे, लोग थे, इसमें किसान थे, मजदूर थे, सभी वर्ग शामिल थे। तो वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं मर जाएं, पर लेकिन अंग्रेज़ों को अब भारत से भगा कर रहेंगे। लेकिन दोस्तों बाद में कुछ कारण होते हैं जिससे कारण ये क्रांति दबा दी जाती है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो 12 मई को क्या होता है, ये जो है अपना लाल किले पर कब्जा कर लेते हैं, लाल किले पर कब्जा, और अंग्रेज़ों को वहाँ से भगा देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है 10 मई को क्या होता है, मेरठ से इस क्रांति का जो है शुरुआत होती है। 11 मई को वो दिल्ली पहुँचते हैं, बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर लेते हैं, और 12 मई को लाल किले पर कब्जा कर लिया जाता है। तो जब ये बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित कर लेते हैं तो जगह जगह पर चिट्ठियाँ पहुँचा दी जाती हैं, पूरे भारत में इस बात का जो है बड़े स्तर पर जो है फैलाव हो जाता है कि अब भारतीय भी अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। तो जगह जगह पर जो है अनेक व्यक्तियों द्वारा इस क्रांति का विरोध किया जाता है, जहां से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इस क्रांति की वही बात करने वाले हैं कि आखिर इस क्रांति का विस्तार कहाँ कहाँ किसने किया। जैसे हमारी पार्टी है ना आज की, तो हरियाणा में कौन कर रहा है बीजेपी पार्टी का देखभाल, तो पंजाब में कौन कर रहा है, ठीक है, उधर पश्चिम बंगाल में कौन कर रहा है। तो इसी प्रकार उस समय जो है अनेक लोगों ने अपने अपने स्तर पर जो है इस क्रांति का विरोध किया अलग अलग राज्यों में। तो वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो बात हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि 11 मई को उन्होंने जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया, और 12 मई को लाल किले पर कब्जा कर लिया। अच्छा सॉरी, 11 मई दिल्ली पहुँचे, मेरठ से 10 मई से चलकर। तो हम बात करेंगे इस क्रांति का आखिर विस्तार कैसे हुआ, विस्तार कि इस क्रांति का जो है किस किस ने कहाँ कहाँ पर इस क्रांति का जो है विरोध किया, सॉरी अपना अंग्रेज़ों का दमन किया इस क्रांति के माध्यम से। तो एक सबसे हमारी पहले आती है दिल्ली। दिल्ली में कौन व्यक्ति थे जो अंग्रेज़ों का इस क्रांति में जो है विरोध कर रहे थे, तो वो थे हमारे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय थे हमारे। तो बहादुर शाह द्वितीय जो हमारे उस समय थे ना दोस्तों, उस समय हमारे एक बुजुर्ग टाइप व्यक्ति थे, बेचारे तो बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के विरोध में भारतीय लोगों ने इनको जो है अपना नेता चुना। लेकिन उनकी जगह यहाँ पर इनका जो है अंग्रेज़ों का विरोध कौन कर रहे थे, एक व्यक्ति का नाम आता है हमारे, वो कौन थे, बख्त खां। बख्त खां जी जो है अंग्रेज़ों का यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे थे इनके जो है बहादुर शाह के साथ साथ, ठीक है। और इनका दमन किसने किया था, इनके दमन जो है यहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे, हमारे निकोलस ने जो है इनको यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को, बख्तर खां को जो है यहाँ पर विरोध करके इनके जो है इनके द्वारा की जा रही क्रांति को दबाया था। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि दिल्ली से जो है 1857 की क्रांति की कमान कौन संभाल रहा था, तो वो थे हमारे बहादुर शाह द्वितीय। और इस व्यक्ति को यहाँ पर इसकी जो है विरोध किसने किया अंग्रेज़ों की तरफ से, तो वो हमारे निकोलस। इससे पहले हडसन नाम व्यक्ति थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन निकोलस ने जो है बहादुर शाह द्वितीय का यहाँ पर विरोध किया। इसके बाद आता है हमारा कानपुर से कौन थे हमारे, कानपुर से हमारे नाना साहिब
जो हमारे अंतिम मराठा पेशवा थे उनके जो पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र थे, तो हमारे नाना साहब, इन्होंने क्या था, इन्होंने कहा था कि जो जैसे हमारे पिता थे, उनके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र थे, कि जो फैसिलिटी मेरे पिताजी को मिलती थी तो कहीं ना कहीं वो फैसिलिटी सारी मुझे मिले। तो अंग्रेज़ों ने इसका जो है विरोध किया, अंग्रेज़ों ने इनकी सारी फैसिलिटी बंद कर दी। तो कहीं ना कहीं नाना साहब ने को भी जब पता चला कि 1857 की क्रांति हो रही है, तो इन्होंने भी कानपुर से जो है पूरा का पूरा अंग्रेज़ों का विरोध किया और इनके दमन को भी बाद में दबा दिया जाता है। तो वो थे हमारे कैंपबेल जो है इनका विरोध कैंपबेल जो है इनके इसके अपने नाना साहब के जो है इनका शासन को, जो इनकी क्रांति गई वहाँ पर चल रही थी, अपना उनकी तरफ से, नाना साहब की तरफ से जो नीतियाँ बनाई जा रही थी अंग्रेज़ों को मारने के लिए, दबाने के लिए, तो कैंपबेल नामक एक व्यक्ति थे, सैनिक थे अंग्रेज़ों की तरफ से, उन्होंने क्या किया, नाना साहब की जो है पूरी क्रांति को दबा दिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन बने, कानपुर से 1857 की क्रांति की कमान कौन संभाल रहे थे भारत की तरफ से? नाना साहिब। और अंग्रेज़ों की तरफ से कौन थे? कैंपबेल ने क्या किया, इनके विरोध को दबा दिया। तो नाना साहब का कई बार एग्जाम में पूछा गया कि नाना साहब का नाम क्या था। इनका नाम था दोस्तों दोबू पंत। दोबू पंत के नाम से भी इनको जाना जाता था कि इनको हमारे जो है नाना साहिब को, ठीक है। तो इसी प्रकार अब आती है हमारे लखनऊ से जो है कौन क्रांति की जो है आगे बढ़ा रहे थे, वो थे हमारे बेगम हजरत। एग्ज़ाम में दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप ज़रूर से ऐसे ही चार्ट अपना जो है कॉपी वगैरह में बनाइएगा या फिर इस चीज़ों को रिवीजन करते रहिएगा। तो बेगम हजरत थी, ठीक है। और बेगम हजरत जो है जो हमारे कहाँ से थी, सॉरी ये हमारी लखनऊ से थी, ये इधर आ गया थोड़ा, लखनऊ से जो है बेगम हजरत जो है इस क्रांति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। लगातार जो है अंग्रेज़ों का विरोध कर रही थी हमारी बेगम हजरत। तो इसका भी जो है अपना, इसका भी दमन जो किसने किया था, वो थे हमारे कैंपबेल नामक व्यक्ति ने जो है बेगम हजरत के विद्रोह को यहाँ पर पूरी तरह दबा दिया था, यहाँ यानी कि इनकी यहाँ पर हत्या वगैरह कर दी थी, ठीक है। तो उसी समय जो है हमारे ग्वालियर से कौन थे, ग्वालियर से हमारे तांत्या टोपे थे, जिनको हम जो है ये क्या करते थे, जो तांत्या टोपे पहले जो है यहाँ पर नाना साहब का साथ दे रहे थे, कहाँ पर, कानपुर में। जैसे ही नाना साहब की मृत्यु हो जाती है तो तांत्या टोपे जो है ग्वालियर में लगातार अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, जिसको हम जो है पांडुरंग नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में पूछा गया है पांडुरंग, कि पांडुरंग कौन थे। पांडुरंग तांत्या टोपे का नाम था और ये कहाँ से युद्ध लड़ रहे थे, ग्वालियर से। इससे पहले किसके साथ दे रहे थे, नाना साहब का, जो कानपुर से थे। तो एग्जाम में कहीं भी कोई भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे हरियाणा से थे, हरियाणा से कौन करे थे, राम तुलाराम जो है हरियाणा से अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे। तो इसी प्रकार आपने एक नाम सुना होगा झांसी का, जिसने भारतीय इतिहास को एक 1857 क्रांति में बहुत नया मोड़ दिया था। क्योंकि आज भी झांसी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, आपने देखा भी होगा, कई फिल्में झांसी की रानी के ऊपर आई हैं ताकि हमारी भारतीय स्त्रियों को कुछ प्रेरणा मिल सके। तो झांसी से कौन रही थी, लक्ष्मीबाई। झांसी से लक्ष्मीबाई थी, जो अपने पुत्र को जो है वो सारे अधिकार दिला देना चाहती थी जो इनके पति की मृत्यु के बाद जो आगे मिलने वाले थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या चलाई थी, नीति चलाई थी, जैसे कि आपके दत्तक पुत्र या कोई आपका जो है अन्य पुत्र है तो वो उसको जो है आगे अंग्रेज़ जो है सत्ता देने नहीं वाले हैं, वो सारी सत्ता अपने हाथ में लेने वाले हैं। क्योंकि अंग्रेज़ों की साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, अंग्रेज चाहते थे कि हम पूरे के पूरे भारत में कहीं ना कहीं जो है अपनी सत्ता स्थापित करें। तो झांसी से कौन लड़ रहा था, लक्ष्मीबाई और सॉरी दोस्तों, झांसी से कौन रहा थी, लक्ष्मीबाई और निकोलस ने जो है यहाँ पर झांसी की रानी का दमन किया था, यानी कि इनके विरोधों को यहाँ पर दबाया था। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि झांसी से कौन रही थी, लक्ष्मीबाई, ये आपको हमेशा याद रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमने याद रखना है निकोलस ने क्या किया, यहाँ पर जो है झांसी की रानी का जो है यहाँ पर दमन किया था, ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों, एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, हर बार पूछे गए हैं। मैं कहता हूँ आपका जो है एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ आप चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो इसी तरह हमारे से बिहार से राव कुंवर
नारायण। राम कुंवर जो है नारायण जो है बिहार से, इसी तरह अंग्रेज इस तरह झांसी की रानी में जो 1857 की क्रांति में जो है इसका विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो बाकी बातें जो है ये इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। बाकी अगर आप और भी अपने ज्ञान के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम में वैसे तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप बुक्स वगैरह में पढ़ सकते हैं। तो आज हमने क्या जाना, 1857 की क्रांति का पृष्ठभूमि, उसके कारण, उसका प्रारंभ कैसे होता है, उसका विस्तार कैसे होता है, और कहाँ कहाँ इसका जो है किस तरह भारतीयों ने इसका विरोध किया। तो अगले पार्ट में हम जानेंगे इसके परिणाम, असफलता के कारण, महत्व और इसका जो है स्वरूप, क्योंकि इस 1857 की क्रांति को जो है अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग नाम दिया गया। तो उसके सेकंड पार्ट में हम ये सब बातें जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, और यहाँ पर सभी बातें आपको जो है हमने समझाई हैं, इन चीज़ों को दोस्तों आप ज़रूर से समझने का प्रयास कीजिए। अब जब बाद में इसको आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगी सभी चीज़ें। बुक्स आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं। आप सारे नोट्स भी बनाइए, मैं कहता हूँ, ताकि आपके लिए जो है चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। तो अपनी स्टडी की रिविज़न करते रहिए। धन्यवाद।